नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर की प्यार से का स्वागत है। क्लाइमेट शिफ्ट एंड इट्स इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर प्रीवियस जो भी टॉपिक्स हैं इसमें वो मैंने कवर किया अपने प्रीवियस वीडियो में, तो मैं लगातार चल रहा हूँ अपने सिलेबस वाइज। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो आज का इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्लाइमेट शिफ्ट एंड इट्स इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्लाइमेट शिफ्ट होता क्या है। क्लाइमेट शिफ्ट थोड़ा नाम से, अगर जब भी आपको थ्योरेटिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए तो एक बार जो वर्ड होता है उसको आप ध्यान से पढ़ा करिए, जिससे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हो जाएगा टॉपिक का। बहुत ही टफ टॉपिक रहे तो फिर उसको आप डेफिनेशन ही पढ़िए, बट अगर आपका थोड़ा इजी, जैसे क्लाइमेट शिफ्ट, तो क्लाइमेट शिफ्ट रिफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन एवरेज क्लाइमेट कंडीशन सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड्स पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स ओवर डिकेड्स और लॉन्ग। अब इसका कहने का मतलब समझा रहा हूँ सरल भाषा में, कि बहुत ही लंबे समय से कोई भी परिवर्तन किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर आए, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, आर्द्रता, मतलब तापमान, बारिश, आर्द्रता, या फिर हवाओं का बदलना, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो होती है एक्सट्रीम इवेंट्स की, उसके डिकेड से चलता आ रहा है, उसको कहते हैं, उसका बदलाव को कहते हैं क्लाइमेट शिफ्ट। ठीक, जैसे ये समझते हैं कि किसी क्षेत्र में लगभग 10 सालों से हवाएं उल्टी चल रही हैं, फिर हल्का सा अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए हवा का 11वें साल में, तो उसको कहेंगे क्लाइमेट शिफ्ट। ठीक, चेंज इन एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज, चेंज जो बदलाव होता है उसको कहते हैं क्लाइमेट शिफ्ट। ठीक, इट इज ब्रॉडर देन शॉर्ट टर्म वेदर वेरिएबिलिटी। ये मतलब थोड़ा सा ब्रॉड होता है शॉर्ट टर्म जो वेदर वेरिएबल होते हैं उसकी अपेक्षा। एंड इट्स मेनली ड्राइवन टुडे बाय ऑथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एंड टुडे, इसको मतलब इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में इसको डाला जाता है। सेकंड देखते हैं पॉइंट, मेजर ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट शिफ्ट। इसमें क्या मेन रोल है, जैसे इसको एक हिसाब से नेगेटिव वो कहेंगे टॉपिक, क्योंकि ये क्लाइमेट शिफ्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है। अब इसके मेजर जो कारण होते हैं उनको ध्यान देते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, जैसे CO2, CH4 एंड N2O, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी मेजर ड्राइवर इन क्लाइमेट शिफ्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सेकंड है डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज। मतलब डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, और जो लैंड यूज होते हैं ना किसी भी काम में, जैसे बिल्डिंग बननी हो, कुछ भी काम हो, तो डिप्लीशन ऑफ लैंड्स में ये आता है कि भाई क्लाइमेट चेंज होता है। तो अगला देखते हैं, थर्ड टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको वो इफेक्ट करता है क्लाइमेट शिफ्ट पे। मतलब अगर आप कहीं भी देखते हैं ना, कुछ भी अगर बदलाव आप नेचर के लिए करेंगे तो आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा ही होगा। इसका एक रीजन ये भी है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जैसे कृषि को भी इसमें ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर होते हैं, राइस पैडीज, जो आप जो उसका पराली जलाते हैं उसको कहते हैं, लाइव स्टॉक, जैसे पशुपालन में भी इसका इफेक्ट करता है। फॉसिल फ्यूल कंबक्शन, अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, उसमें भी जो आपका फ्यूल इमिशन होता है वो हमारे क्लाइमेट शिफ्ट में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। तो आप ध्यान रखिए सारी चीजें ना करें। तीसरा टॉपिक है की कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट शिफ्ट। की कंपोनेंट क्या होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, फिर अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न, मतलब जो रेनफॉल पैटर्न होती है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कभी कभी आप देखते हैं कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है, उसी को क्लाइमेट शिफ्ट के फॉर्म में देखते हैं। जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं वो इसको क्लाइमेट शिफ्ट के फॉर्म में डालते हैं, कि अचानक कहीं पे सूखा पड़ना या फिर बाढ़ आ जाना, तो वो क्लाइमेट शिफ्ट का एक बहुत बड़ा ही वो है कारण है। ठीक, तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड पोलर राइस, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीजें आपको शायद पता भी होंगी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, किसी भी इवेंट्स का बहुत ज्यादा हो जाना, ये एक कारण है क्लाइमेट शिफ्ट का, जो कंपोनेंट्स हैं। सी लेवल राइजेस, दो जो समुद्र है उनका जो लेवल है बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है तो भाई बढ़ेगा, तो बाढ़ आएंगी, तबाही आएगी, यही सब चीजें हैं जो क्लाइमेट शिफ्ट को इफेक्ट करती हैं। ठीक, अब देखते हैं इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट शिफ्ट। इकोलॉजिकल तौर पे कैसे इसको सही करेंगे उसको देखते हैं। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, अब इसका इम्पैक्ट करता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर पे। शिफ्ट इन वेजिटेशन जोन, जो वेजिटेशन जोन होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया तो वहां के जो भी फसल होगी, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो शिफ्ट कर जाएंगे कहीं और पे अपने जीवन यापन के लिए, तो उसको कहेंगे शिफ्ट वेजिटेशन जोन। जोन टू जोन शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा कोई जंगल इसको काट दिया जाए तो वहां से जितने भी पक्षी होंगे, जितने भी जानवर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे एक अलग जगह पे अपना जीवन यापन करने के लिए। तो जैसे ग्रास लैंड को सब लैंड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट डायबैक ड्यू टू अ हीट एंड वाटर स्ट्रेस। फॉरेस्ट डायबैक जो होता है वो हीट और जो पानी का स्ट्रेस होता है, पानी कमी और जो गर्मी की कमी से वो फॉरेस्ट फ्लाई हो जाते हैं, डाईबैक हो जाते हैं। ठीक, मतलब मुरझा जाना, खत्म हो जाना, जो भी होता है। फिर कोरल ब्लीचिंग एक है फ्रॉम इंक्रीज्ड सी टेम्परेचर।
और नेक्स्ट है लॉस इन वेटलैंड्स फॉर सी लेवल राइजेस। आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक। रिजल्ट क्या होता है, इकोसिस्टम जो होता है वो इनस्टेबिलिटी में आ जाता है, मतलब स्टेबल नहीं रह जाता है। यही प्रॉब्लम हो रही है, यही मेन कारण है इसका, ठीक। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में किसका प्रभाव क्या पड़ता है। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज बोरिंग ही सबसे अच्छा होता है। जो भी काम बोरिंग कर लेंगे आप तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्पीसीज जो होती है माइग्रेशन टूवर्ड्स पोल्स टू हायर एल्टीट्यूड। अब जहां पोल्स पे जो भी माइग्रेशन स्पीसीज होंगी वो थोड़ा ऊंचाई पे जाने का प्रयास करेंगे, बिकॉज जो बायोडाइवर्सिटी होती है थोड़ा हाइट पे रहेगी तभी सेफ रहेगी। ये उनको ऐसा फील होता है, बिकॉज हाइट पे जाते जाते थोड़ा सेफ्टी बढ़ जाती है, वहां तो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, कटाई जैसे पहाड़ों पे तक पहुंच नहीं पाते लोग। इसीलिए जो स्पीसीज होती हैं माइग्रेट करती हैं पहाड़ों की तरफ, पोल्स के जो पोल्स हैं उनको हटा के। मिसमैच बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर्स। जो पॉलिनेटर्स होते हैं जो एक जगह से जो आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं, तो वो भी मिसमैच कहीं अलग बैठ जाते हैं, भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो जो पैदावार होती है वो भी इफेक्ट करती है इसके थ्रू, ठीक है। तो अगला टॉपिक है इंक्रीज्ड एक्सटेंशन रिस्क फॉर एंडेमिक स्पीसीज। फिर इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज फेवर्ड बाय वार्मर क्लाइमेट, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जो एल्पाइन प्लांट होते हैं डेक्लाइन ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। एल्पाइन जहां पे उनको उगना चाहिए था वहां भी नहीं उग पा रहे एल्पाइंस, तो ये एक बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैक है हमारे जो बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट करता है क्लाइमेट शिफ्ट का, ठीक है। अगला देखते हैं इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड फूड वेब्स। जो प्रोडक्टिविटी होती है और फूड वेब होते हैं उन पे कैसे प्रभाव डालता है क्लाइमेट शिफ्ट। तो पहला है चेंज इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर अल्टर्ड ट्रॉपिक इंटरेक्शन, फिर थर्ड है डिक्लाइन इन फिशरीज ड्यू टू ओशन वार्मिंग, फोर्थ है रिड्यूस सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज। बहुत ही इजीली लिखा है, तो आप कृपया करके इसको समझ जाइए। डिसरप्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ठीक। अगला देखते हैं इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल सिस्टम। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कैसे प्रभाव डालता है हमारा क्लाइमेट शिफ्ट। शॉर्टेंड एंड एक्सटेंडेड क्रॉप ग्रोइंग सीजन्स। कभी कभी देखते हैं कि बहुत ही छोटा सीजन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सीजन, तो उस हिसाब से जो ये क्लाइमेट शिफ्ट के कारण से होता है। तो इसीलिए जो वेराइटीज होती हैं वो आप ध्यान से आप प्रयोग करें, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इस टाइम क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। हीट स्ट्रेस रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड। जो हीट स्ट्रेस होता है उससे जो फसल पैदावार होती है वो कम हो जाती है। इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिजीजेस आउटब्रेक। जो पेस्ट और डिजीज होती है उसका थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इस समय। तो वाटर स्कैरसिटी एंड अफेक्टिंग इरिगेशन। बहुत ही इजीली बताया गया कि भाई पानी की कमी और इरिगेशन की कमी दोनों चीजें इफेक्ट करती हैं। भारत में क्या होता है भाई, इन इंडिया व्हीट यील्ड डिक्लाइन ड्यू टू टर्मिनल हीट स्ट्रेस। जो गेहूं की पैदावार है वो घटी है, जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस है, जो गर्मी का तापमान बढ़ जाता है। देखिए जो गेहूं की फसल होती है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मॉडरेट, लो टू मॉडरेट, मिनिमम टू मॉडरेट चाहिए, जिससे थोड़ा सा जो स्प्राउटिंग होती है वो अच्छी होती है, जो सीआर क्राउट रूट इनिशिएशन होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। अब राइस अफेक्टेड बाई इरेटिक मानसून। अब राइस कैसे भाई, इरेटिक जो मानसून होता है उसका प्रभाव कारण से पानी ज्यादा चाहिए भाई, राइस को पानी ज्यादा चाहिए, इस हिसाब से कम पानी मिलने के कारण से जो राइस की फसल होती है वो इम्पैक्ट करती है। अब इम्पैक्ट ऑन सॉइल एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अब इसका देखिए हमने सबने देखा पौधे पे, उसके बाद उसके पहले एग्रीकल्चर में, सारी में। अब इसका जमीन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में क्या प्रभाव, फास्टर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। जो मैटर डिकम्पोज होते हैं बहुत तेजी से होते हैं, जिससे जो उसका क्वालिटी होता है कम हो जाता है। अब रिड्यूस्ड सॉइल मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी। जो सॉइल मॉइस्चर होता है फर्टिलिटी बहुत कम कर देता है ये। इंक्रीज सॉइल इरोजन। जो मिट्टी की जो कटाव है बढ़ जाती है ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल। रेनफॉल का कुछ पता ही नहीं होता भाई, आप देखिए रहे अपने एरिया में, पहले कैसे बारिश एक हफ्ते होती थी, अब तो एक ही दिन में पूरा बढ़ जाता है। तो ये चीजें बहुत दिक्कत, इसको इसी को कहते हैं क्लाइमेट शिफ्ट। डिसरप्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो हमारे जो फिशरीज है उसमें क्या ये प्रभाव डालता है। ओशियन एसिडिफिकेशन अफेक्टिंग सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डेड जोन्स, अल्टर्ड प्लैंक्टन कम्युनिटीज, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ड्राइंग। बहुत इजीली लिखा है, आप पढ़ लेंगे आराम से, आपको समझ में आएगा। इसका डिटेल आप बनाते चलिएगा साथ में, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसे टॉपिक बना देगा, इसका डिटेल आप हर टॉपिक को पढ़िएगा। कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब देखते हैं इसको। अब है 10th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल ऑप्टिमा। स्पीसीज ऑपरेट बेस्ट विद इन स्पेसिफिक इकोलॉजिकल ऑप्टिमम। क्लाइमेट शिफ्ट पुशेस कंडीशंस बियॉन्ड टॉलरेंस लिमिट्स, लीड्स टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है।
लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसमें? लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्वाइव्स, मतलब पॉलिनेशंस में दिक्कत आई, कार्बन स्टोरेज में दिक्कत आएगी। रिड्यूस्ड रेजिलेंस इन डिस्टर्बेंस, कोलैप्स ऑफ सेंसिटिव इकोसिस्टम, फीडबैक लूप अल्टरेटिंग क्लाइमेट एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होते हैं इसमें, मिटिगेशन में क्या? अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाएं, और रिफॉरेस्टेशन मतलब फिर से पेड़ लगाएं। ठीक है, मतलब एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें और रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें। जहां पे नहीं लगा है वहां पे लगाएं, और दोबारा जहां पे लगाना वहां लगाएं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब बिना हार्म मतलब इन्वायरमेंट को हार्म किए कुछ भी अगर खेती की जाती है उसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रिड्यूस्ड इमिशन मतलब जो भी आप यूज कर रहे हैं फ्यूल्स उनको थोड़ा कम करें। एडेप्टेशन क्या है? क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप वेराइटीज, जो क्लाइमेट को खराब ना करे उस वेराइटी को भी, मतलब कुल मिला के फसल चक्र का इस्तेमाल करें, क्रॉप साइकिल का इस्तेमाल करें। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए थोड़ा जो भी आप फसल का काम करें वो होना चाहिए। ठीक, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन, ये सारी चीजें। अब एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स क्या होता है जो हमेशा हम करते हैं? ऑलवेज लिंक क्लाइमेट शिफ्ट, लिंक करते क्लाइमेट शिफ्ट, इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इम्पैक्ट, तीनों चीज साथ में लेके चलेंगे। कीवर्ड्स क्या यूज करेंगे? इकोलॉजिकल ऑप्टिमा, रेजिलेंस एंड एडाप्टेशन, थोड़ा वजन आएगा। डायग्राम बनाए फूड वेब का, माइग्रेशन एरोज का, सब सारी चीजें आप ध्यान रखें। एड इंडियन एग्जांपल्स, इंडिया भारत में है तो भारत का जो था आज के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर किंग को। और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, और कैसा आपको लग रहा है ये जरूर बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजीली समझा पाऊँ और बता पाऊँ, कुछ अच्छा सा सेटअप दे पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज हेल्प करिएगा आप लोग, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय हिंद।